हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एमपीटीएस एकेडमी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग देखेंगे आगे भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय, उनके शासनकाल और महत्वपूर्ण घटनाएं। ठीक है, ये डे 3 है। आज डे 1 और डे 2 में भी आपको ऐसे बताया गया है पहले गवर्नर जनरल के शासनकाल में क्या क्या घटनाएं हुई हैं, उनका ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव के बाद जैसा कि आप लोग देखे होंगे डे 1 और डे 2 में ऑब्जेक्टिव जो भी इनमें होता है हम फिर उसका डिटेल में बताते हैं। जैसे कि इसमें देखिए लॉर्ड विलियम बेंटिंक के शासनकाल में सबसे इम्पोर्टेंट जो कार्य हुए, जैसे सती प्रथा पर रोक। सती प्रथा आखिर क्या था, ठीक है, इस पर रोक लगा। ठगी प्रथा का अंत हुआ। 1833 का चार्टर अधिनियम, ये सब से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो इन पर आपको जो है डिटेल में भी बताया जा रहा है, जैसा कि आप लोग डे 1 और डे 2 के लेसन्स में देखे होंगे। तो अगर आप लोग इस लेसन को पहली बार जो लोग देख रहे हैं वो कंप्लीट देख लें। अगर अच्छा लगे तो फिर आप हमारे साथ जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारा टेलीग्राम चैनल है द एमपीटीएस एकेडमी, ठीक है, आप उसे भी ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहाँ पर जो है लेसन्स के पीडीएफ अवेलेबल हो जाते हैं। ठीक है, ताकि आप आराम से लेसन्स को 2 से 3 बार देखकर और पीडीएफ से अपना नोट्स तैयार करें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज डे 3 में हम लोग सबसे पहले हम लोग देखेंगे लॉर्ड एमहर्स्ट का कार्यकाल। ठीक है, इनका कार्यकाल जो था 1823 से 1828। देखिए ईयर जरूर याद रखिएगा, मीन्स की टर्म जरूर याद रखिएगा कि किस गवर्नर जनरल या फिर किस वायसराय का शासनकाल कब से कब तक था। ठीक है, क्योंकि उससे भी एक मोटा मोटी हम लोग अंदाज़ा लगा लेते हैं। ऑप्शंस को छांटने में इम्पॉर्टेंट ये रोल प्ले करता है, अगर आपको ये शासनकाल इनका याद है तो। ठीक है, तो ये जरूर याद रखते जाइएगा। 1823 से 1828 तक इनका कार्यकाल था। देखिए अब इनके शासनकाल में जो है 2 महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। एक तो है प्रथम बर्मा युद्ध जो कि 1824 से 26 ईस्वी के बीच हुआ, और दूसरा है भरतपुर का अधिनियम। ठीक है, तो इनके शासनकाल में यही 2 महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। तो यहाँ पर हम लोग इनका ऑब्जेक्टिव जान लिए, और ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा तो फिर इसका आपको इस यहाँ तक मतलब लॉर्ड हार्डिंग प्रथम के कार्यकाल तक जो भी इंपॉर्टेंट कार्य हुए हैं हम लोग यहाँ पर ऑब्जेक्टिव के बाद इनका सब्जेक्टिव टाइप भी करके देख लेंगे सारे को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिक का कार्यकाल जो है 1828 से 1835 तक रहा। ठीक है, 1828 से 1835 इनके शासनकाल में जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई, एक तो है सती प्रथा पर अंत। ये भी बहुत ही हाईलाइटेड विषय है, इस पे हम लोग डिटेल में करेंगे इन ऑब्जेक्टिव्स के बाद। ठीक है, तो सती प्रथा पर अंत कब हुआ था? 1829 ईस्वी में। फिर ठगी प्रथा का अंत भी इनके शासनकाल में हुआ 1830 ईस्वी में। 1833 का चार्टर अधिनियम बना इनके शासनकाल में ही, ये भी इम्पोर्टेंट है, सब्जेक्टिव हम लोग इस पर देखेंगे। 1835 का शिक्षा संबंधी प्रस्ताव, ये जो है एक तरीका से जो भारत में शिक्षा का उस समय आज़ादी के पहले, ठीक है, आज़ादी के पहले जो शिक्षा का माध्यम बनना था वो कुछ और बनना था। देखिए यहाँ पे क्या बनना था? इंग्लिश। ठीक है, अंग्रेजी भाषा को जो है शिक्षा का माध्यम बनाने की घोषणा की गई थी इस अधिनियम 1835 के शिक्षा संबंधी प्रस्ताव में। ठीक है, मैसूर, दुर्ग एवं मध्य कछार का कंपनी साम्राज्य में विलय, मतलब ये जो राज्य थे ये ईस्वी में जो है इनका कंपनी में विलय हो गया। ठीक है, मैसूर का 1831 में, दुर्ग का 1834 में, मध्य कछार का 1834 में। सारे ऑब्जेक्टिव्स जो हैं इंपॉर्टेंट हैं, एनसीईआरटी बुक से लिए गए हैं, तो आप लोग रिलायबल कर सकते हैं। सोर्स एकदम एनसीईआरटी है और कहीं से नहीं लिया गया है। ठीक है, तो हर चीज़ को अच्छे से याद करते जाइएगा। अगर कहीं पर थोड़ा सा भी डाउट हो तो ज़रूर कमेंट करिएगा, और बाकी सारे टॉपिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है इसलिए ये बताया जा रहा है। अगर आप यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी में भी जो हम लोग सब्जेक्टिव करेंगे तो वो हमारे जो यूपीएससी एग्ज़ाम होता है उनमें भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप एसएससी के एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं, रेलवे कर रहे हैं, तो उनमें भी ये ऑब्जेक्टिव्स यूज़फुल होंगे। ठीक है, चलिए देखिए उसके बाद फिर जो इनके शासनकाल में हुआ वो रंजीत सिंह के साथ निरंतर मित्रता के संबंध इन्होंने रखा। फिर राजस्व आयुक्त की नियुक्ति, इनके शासनकाल में यही महत्वपूर्ण घटनाएं कुछ हुई जिनके बारे में हम लोग सब्जेक्टिव में भी देखेंगे आगे। देखिए फिर हैं लॉर्ड मैटकॉफ,
इनका कार्यकाल 1835 से 36। ये तत्कालीन गवर्नर जनरल उस समय बने थे, ठीक है। तो इनके शासनकाल में एक महत्वपूर्ण घटना हुआ, 1835 में प्रेस एक्ट पारित हुआ था, ठीक है। अब ये प्रेस एक्ट क्या था हम लोग डिटेल में देखते हैं, पहले हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्टिव पूरा कवर कर ले रहे हैं, ठीक है। तो लॉर्ड माइटकॉफ, इनका कार्यकाल 1835 से 36। शासनकाल में क्या हुआ महत्वपूर्ण घटना, 1835 में प्रेस एक्ट पारित हुआ, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। लॉर्ड ऑकलैंड, इनका कार्यकाल 1836 से 42, ठीक है। अब इनके शासनकाल में जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई वो हुआ प्रथम अफगान युद्ध और रंजीत सिंह की मृत्यु, ठीक है। रंजीत सिंह की मृत्यु एग्जाम में पूछा जाता है, ईयर तो 1839, ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं लॉर्ड एलनबरो। लॉर्ड एलनबरो जिनका कार्यकाल 1842 से 44 रहा, तो इनके शासनकाल में महत्वपूर्ण घटनाएं जो हुई वो हुआ सिंध का विलय 1843 में और ग्वालियर के साथ युद्ध 1843 में, ठीक है। ये था लॉर्ड एलनबरो। अब देखते हैं हम लोग लॉर्ड हार्डिंग प्रथम, ठीक है। लॉर्ड हार्डिंग प्रथम यहाँ पे है, द्वितीय भी आए थे इसलिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं हो गए। इनका कार्यकाल जो है 1844 से 1848 रहा, ठीक है। तो देखिए इनके शासनकाल में जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई वो था प्रथम अंग्रेज सिख युद्ध 1844 से 46 के बीच, और ये जो है युद्ध लाहौर की संधि के साथ समापन हुआ है, ठीक है, 1846 में। सामाजिक सुधार, बालिका हत्या, नर बलि की प्रथा पर रोक, ठीक है। सामाजिक सुधार इनके शासनकाल में जो हुआ वो क्या था, बालिका हत्या पर रोक लगा, नर बलि की प्रथा पर रोक लगा, ठीक है। तो आज हम लोग यही इम्पोर्टेंट जो है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये 6 गवर्नर जनरल के बारे में हम लोग पढ़ें, इनका ऑब्जेक्टिव देखें। अब जो इनमें से इम्पोर्टेंट जो सब्जेक्टिव टाइप के जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो भी हम लोग देखते हैं। आइए देखते हैं अब इनका जो सब्जेक्टिव टाइप के जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है उनके बारे में। पहला है हम लोग क्या अभी पढ़े थे, लॉर्ड विलियम बेंटिंग का कार्यकाल जिनका 1828 से 1835 रहा। उनमें से जो इम्पोर्टेंट हमारे लिए पॉइंट है वो देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो था सती प्रथा पर जो रोक लगा था 1829 ईस्वी में, ठीक है। तो अब सती प्रथा आखिर क्या था, ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आप लोग सभी जानते होंगे, ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी जो क्या किया था, वो पद्मावती को पाने के लिए, पद्मावती जो रानी थी उनको पाने के खातिर जो है चित्तौड़ में नरसंहार किया था, ठीक है। तब उस समय अपनी लाज बचाने के लिए पद्मावती ने सभी राजपूत विधवाओं के साथ सामूहिक जौहर किया था। महिलाओं के इस बलिदान को याद रखने के लिए उक्त स्थान पर मंदिर बना दिए गए और महिलाओं को सती कहा जाने लगा, ठीक है, सती कहा जाने लगा। तभी से सती के प्रति जो है सम्मान बढ़ गया और सती प्रथा प्रचलन में आई, ठीक है, प्रचलन में आई। इस प्रथा के लिए धर्म जो है वो नहीं था जिम्मेवार, बल्कि जो उस समय की परिस्थितियाँ और लालचियों की नीयत जो है वो जिम्मेदार थी, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि धर्म जो है कभी भी किसी के आड़े नहीं आता है, धर्म इसके लिए जिम्मेवार नहीं था, ठीक है। जिम्मेवार क्या था, तो उस समय की परिस्थितियाँ और कुछ लालची व्यक्ति जो होते हैं उनके नियत में खोट था, तो इस प्रकार से जो है ये हुआ था। उस प्रथा का अंत जो है किन्होंने किया था, राजा राम मोहन राय ने किया था। किसके मदद से, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक के मदद से, क्योंकि उस समय जो है गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ही थे, तो उनका सहयोग इनको मिला राजा राम मोहन राय को, ठीक है। अंत करने का जो है, समाप्त करने का श्रेय इन्हें ही दिया जाता है, राजा राम मोहन राय को। मदद किनके लिए थे, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक की सहायता से किया। कब, 1829 ईस्वी में, ठीक है, 1829 में। तो ये है सती प्रथा पर रोक 1829 में, कुछ सब्जेक्टिव टाइप के। अब देखते हैं 1833 का चार्टर अधिनियम। देखिए 1833 का चार्टर अधिनियम क्या था, आइए जानते हैं। कंपनी के ऑब्जेक्टिव जो हैं ये देख लेते हैं। कंपनी के चाय, ठीक है, कंपनी में जो चाय का आयात निर्यात होता था, बिजनेस होता था, और चीन के साथ जो व्यापार था उसके एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, ठीक है। कंपनी का जो एकाधिकार था चाय पर और चीन के साथ का जो व्यापार था उसका एकाधिकार को खत्म कर दिया गया कंपनी का, ठीक है। खत्म कर उसे पूर्णतः प्रशासनिक और राजनीतिक संस्था बना दिया गया, ठीक है। कंपनी जो है अब एकाधिकार न होके उसे क्या बना दिया गया, प्रशासनिक और राजनीतिक संस्था बना दिया गया, ठीक है। पहला पॉइंट ये है। दूसरा है बंगाल के गवर्नर जनरल को अब संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। पहले जो
बंगाल के गवर्नर हुए, फिर बंगाल के गवर्नर जनरल हुए और अब जाके भारत का गवर्नर जनरल। तो आपको ये कमेंट करके बताना है, हम लोग डे 1 डे 2 कर चुके हैं, तो आप अगर रिवीजन कर रहे हैं तो ये बताना है कि बंगाल का गवर्नर जनरल किस अधिनियम के अंतर्गत बनाया गया था या कहा जाने लगा था। ठीक है, चलिए देखते हैं थर्ड पॉइंट। संपूर्ण भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, संपूर्ण भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो है कौन बने? लॉर्ड विलियम बेंटिक। आगे देखते हैं, भारत में दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया। यहाँ देखिए दास प्रथा जो है इसको इलीगल यानी कि गैर कानूनी जो है घोषित किया गया। 1843 ईस्वी में भारत में दास प्रथा की समाप्ति की घोषणा हुई। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि भारत में दास प्रथा का जो अंत है कब हुआ, तो आप बता सकते हैं 1843 में। ठीक है, तो ये पॉइंट नंबर 4 था। देखते हैं पॉइंट नंबर 5। भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत में विधायिका के में असीमित अधिकार प्रदान किया गया। ठीक है, विधायिका में जो है अब गवर्नर जनरल को बहुत ज़्यादा शक्तियाँ प्रदान कर दी गई। ठीक है, आगे देखते हैं, चार्टर एक्ट 1833 ने सिविल सेवाओं के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने का प्रयास किया। यानी कि जो सिविल सर्विसेज का जो एग्ज़ाम होना था वो इस चार्टर अधिनियम के अंतर्गत जो है शुरू होने का प्रयास हुआ। ठीक है, तो ये है 1833 के चार्टर अधिनियम के इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जो कि इम्पॉर्टेंट हैं, हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आई होप आप सभी इसे याद कर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं, शैक्षणिक सुधार हुआ था। ठीक है, इनके शासनकाल में। तो शैक्षणिक सुधार लॉर्ड मैकेले जो है, ठीक है, लॉर्ड मैकेले, नाम याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है, लॉर्ड मैकेले। और देखिए मेरा थोड़ा सा राइटिंग हिंदी में ख़राब है, ऐसे इंग्लिश में ख़राब है लेकिन थोड़ा सही लिख लेते हैं उसमें, लेकिन हिंदी का राइटिंग थोड़ा ज़्यादा ख़राब है, तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। ऐसे आपको PDF तो मिल ही जाता है, तो आप नोट्स उसे देख सकते हैं, या फिर अगर आप लेसन्स को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा। देखिए शैक्षणिक सुधार लॉर्ड मैकेले, आप लोग नाम याद रखिएगा। इनके अध्यक्षता में एक मैकेले आयोग 1835 में बनाया गया। इस आयोग में अपनी शिक्षा की सिफारिश में अंग्रेजी को बताया, यानी कि इन्होंने बोला कि जो शिक्षा का माध्यम होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? अंग्रेजी होना चाहिए। ठीक है, तो इस आयोग ने बस यही एक इम्पोर्टेंट सिफारिश की थी कि जो भाषा होना चाहिए वो अंग्रेजी में होना चाहिए। ये आयोग कब बना? तो ये आयोग बना था 1835 में, ईयर याद रखिएगा, मैकेले आयोग। ठीक है, शिक्षा से संबंधित ये आयोग बना था। 1835 ईस्वी में कोलकाता मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई थी। ये भी ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है, तो याद रख लीजिएगा। ठीक है, कोलकाता मेडिकल कॉलेज की स्थापना 1835 में हुई थी। अब देखते हैं आगे, 1835 का प्रेस अधिनियम, जिसे मेटकॉफ अधिनियम भी कहा जाता है। ठीक है, 1835 का प्रेस अधिनियम या फिर इसे कहा जाता है मेटकॉफ अधिनियम भी। तो देखिए इसमें क्या था, इसके भी ऑब्जेक्टिव जो हैं इंपॉर्टेंट हम लोग यहाँ पे जान लेते हैं, क्योंकि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं इनसे रिलेटेड। तो देखिए, कार्यवाहक गवर्नर जनरल चार्ल्स मेटकॉफ ने भारतीय प्रेस के प्रति उदारवादी दृष्टिकोण अपनाया। उस समय जो है कार्यवाहक गवर्नर जनरल कौन बने थे? चार्ल्स मेटकॉफ। इन्होंने जो है भारतीय प्रेस के प्रति जो है उदारवादिता दृष्टिकोण अपनाया। इसके पहले क्या होता था कि भारत में जो प्रेस थे उनमें उन भारतीय लोग जो प्रेस में इससे संबंधित हैं उनको ज़्यादा छूट नहीं मिलता था, मीन्स की आज़ादी नहीं थी। उन्हें कुछ भी छापने से पहले, बोलने से पहले सरकार को बताना पड़ता था कि हम ये करने वाले हैं, ये करने वाले हैं। अगर आप नहीं करते तो फिर आपके प्रेस को, आपके पेपर को बंद कर दिया जाता था, आपको दंड दे दिया जाता था। ठीक है, लेकिन इनके शासनकाल में क्या हुआ कि इन्होंने जो है उदारवादी नीति अपनाई भारतीय प्रेस के प्रति, और इन्होंने जो है प्रकाशन के स्थान को निश्चित सूचना के इस अधिनियम के अनुसार प्रकाशक या मुद्रा को केवल प्रकाशन के स्थान की निश्चित सूचना ही सरकार को देनी थी। ठीक है, पहले क्या होता था कि आपको सारा चीज़ बताना होता था कि हम क्या प्रिंट कर रहे हैं, क्या बता रहे हैं पेपर में, क्या है क्या नहीं है। लेकिन इस अधिनियम में आपको क्या हुआ, 1835 का जो प्रेस अधिनियम आया उसमें सिर्फ आपको ये बताना था कि हम किस जगह पे इस पेपर को प्रिंट करेंगे। मीन्स कि आप कलकत्ता से उसे रिलीज कर रहे हैं या न्यू दिल्ली से कर रहे हैं या कहीं से कर रहे हैं, बस आपको स्थान ही बताना था। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इनका उदारवादी नीति इन्होंने अपनाया भारतीय प्रेस के प्रति, इसलिए जो है इन्हें क्या कहा गया, भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता। चार्ल्स मेटकॉफ को जो है कहा गया भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट यहाँ पर फैक्ट है, ये सब आप
याद कर लीजिएगा। ठीक है, यह कानून 1855 तक चलता रहा और इस अवधि के समाचार पत्रों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। ठीक है, तो इनके शासनकाल ये जब तक रहे, इनके समय में जो भारतीय समाचार पत्र थे वो अच्छा रहा, मतलब सब लोग जो है आज़ादी के साथ अपना छापते रहे जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होते थे, क्योंकि उस समय लोगों को बताना भी होता था हमारे देश में क्या हो रहा है, अंग्रेज़ हमारे प्रति कैसे व्यवहार करते हैं, ये सब। लेकिन इनके समय जो है थोड़ा सा उदारवादी रहा भारतीय प्रेस के प्रति। लेकिन इनके बाद फिर जो हुआ, जो मतलब आए गवर्नर जनरल, वो फिर से एक हार्श व्यवहार लेकर आए, यानी कि कठोर व्यवहार के साथ आए थे। ठीक है, तो ये है एक समरी डिटेल जो हम लोग अभी ऑब्जेक्टिव पढ़े थे भारत के कुछ गवर्नर जनरल। ये डे 3 है। ठीक है, डे 1 और डे 2 में भी आपको ऐसे ही बताया गया है ऑब्जेक्टिव, फिर उसके बाद सब्जेक्टिव जो भी इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये है आज का लेसन। आई होप आपके लिए इम्पोर्टेंट हो और आपको ये अच्छा भी लगा हो और समझ में भी आया हो। तो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक भी करिए और शेयर कर दीजिएगा अपने स्टडी ग्रुप्स में जो भी तैयारी कर रहे हैं वेरियस एग्ज़ाम्स के लिए, ताकि वो लोग जो हैं इसे देखें, समझें, सीखें और हमारे साथ जुड़ें। मिलते हैं कल के क्लासेस में। थैंक यू।